हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटिज़म का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में जो थेरेपीज यूज़ होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। बहुत से न्यू पेरेंट्स इस बारे में परेशान रहते हैं कि ऑटिज़म की थेरेपीज किस तरह से की जाती हैं, इनके पीछे क्या साइंस काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगी कि इन थेरेपीज़ के पीछे साइंस क्या काम करती है। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से थेरेपीज यूज़ होती हैं। उन वेल नाउन और वेल इफेक्टिव जो थेरेपी है वो है ABA थेरेपी। ABA थेरेपी इसलिए ज़्यादा वेल नाउन और वेल इफेक्टिव है क्योंकि इस पे 1000 से ज़्यादा जर्नल्स लिखे जा चुके हैं और इसका 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिस है। उसके बाद जो बच्चे ABA थेरेपी ले लेते हैं उनमें से 50% नॉर्मल IQ को मीट कर पाते हैं और मेन स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ABA है क्या। ABA एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसके साथ साथ ABA एक साइंस है जिसको करने के लिए आपको 1000 आवर का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे कि हम यहाँ पे 1000 आवर का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद आज की इस वीडियो में आपको ABA के बारे में इतना बता दूँगी कि आप घर में बैठ के अपने बच्चे पे ABA थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको एक यूनिवर्सिटी लेवल का ABA थेरेपी कोर्स तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन इतना अवेयर कर दूँगी कि आप अपने बच्चे को घर में बैठे हुए ABA थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ABA है क्या। ABA एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस हैव एन इफेक्ट ऑन द बिहेवियर। मीन्स जो भी बिहेवियर है बच्चे का वो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है। कॉन्सिक्वेंसेस से बिहेवियर को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। ABA कोई करिकुलम नहीं है बल्कि ये एक टीचिंग मेथडोलॉजी है। ABA करते हुए बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं या ABA को समझते हुए बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। लोग समझते हैं सिर्फ फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना ABA है, या बच्चे को पनिश कर देना या बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना ABA है, या बहुत ज़्यादा रोबोटिक वे में, बहुत ज़्यादा रिजिड वे में बच्चे को ट्रीट करना ये ABA है। तो ये ABA बिल्कुल भी नहीं है। तो ABA एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑन अ टेबल टॉप, एक डिसिप्लिन वे में। इसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है और अ लिटिल बिट ऑफ फन भी इसमें यूज़ किया जाता है। और ABA 1-to-1 होता है, इंडिविजुअलाइज होता है। हर बच्चे के हिसाब से अलग से ABA जो थेरेपी है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ ABA वर्क किस तरह से करता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। ABA ऑपरेंट कंडीशनिंग पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल देखे जा रहा है। मदर आई हैं, उन्होंने मोबाइल बच्चे से लेने की कोशिश की है, बच्चे ने मोबाइल नहीं दिया बल्कि उसने टेंट्रम शो करने शुरू कर दिए हैं, उसने रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर दिया है और मदर ने डर के उसको टैब वापस दे दिया। अब जब भी बच्चे को मोबाइल चाहिए होगा तो वो टेंट्रम शो करेगा। उसने यहाँ पे सीख लिया कि मोबाइल हासिल करने के लिए टेंट्रम शो करना पड़ता है या टेंट्रम ही ज़रूरी है मोबाइल हासिल करने के लिए। इसने इस बिहेवियर को इंक्रीज़ किया, तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, बिहेवियर को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बच्चा टेंट्रम शो करेगा ही करेगा। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव गुड और पॉजिटिव बैड या नेगेटिव गुड एंड नेगेटिव बैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जब आप कोई भी चीज़ ऐड ऑन करते हो जिससे बिहेवियर इंक्रीज होता है। ठीक, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जब भी आप कुछ रिमूवल करते हो या माइनस करते हो चीज़ को तो वहाँ बिहेवियर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है बच्चे को मोबाइल दे दिया, ठीक है, उसने उसके बिहेवियर को इंक्रीज किया। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको आईपैड या टैब चाहिए होगा तो वो टेंट्रम शो करेगा। नेक्स्ट टाइम जब बच्चे से आईपैड टैब ले लिया जाता तो ये था नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कुछ भी माइनस कर दिया जो कि बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। तो अभी बात कर लेते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर बिहेवियर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करेगा तो बिहेवियर इंक्रीज होगा। अब वो बिहेवियर डिज़ायर बिहेवियर भी हो सकता है और अनडिज़ायर बिहेवियर भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक मदर काम यहाँ पे ऐसे कर रही हैं, ठीक है, बच्चा पास आके बोलता है मामा 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 मामा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिहेवियर जो है वो डिज़ायर बिहेवियर है या अनडिज़ायर।
ये आपने मुझे बताना है। अब मामा काम कर रही हैं और मामा ने बच्चे को डांटा और कहा कि चुप करो। यहाँ पे मदर ने डांटा, यहाँ पे बिहेवियर था मामा मामा मामा, ठीक है। अब जब बच्चे को डांट दिया गया तो कुछ ऐड ऑन कर दिया गया, तो ये था पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये कॉन्सिक्वेंस दिया है, ठीक है। बच्चे ने बिहेवियर शो किया, इसका कॉन्सिक्वेंस था डांटना, ठीक है, और उसका था पर्पस अटेंशन लेना। माँ के डांटने से बच्चे को अटेंशन मिल गई, ठीक है, उससे क्या हुआ, बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज हुआ। तो जब भी नेक्स्ट टाइम बच्चे को अटेंशन चाहिए होगी वो ये वाला बिहेवियर दोबारा से करेगा। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन की बात है। अब मदर ने बच्चे को डांट दिया, ठीक है। अब डांटना जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है या पनिशमेंट में भी आ सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है क्योंकि कुछ ऐड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे चाहे मारा हो बच्चे को, चाहे बुरा सा मुंह बनाया हो, चाहे बच्चे को बुरी डाल के देखा हो, लेकिन वो बिहेवियर को कम नहीं करेगा, वो बिहेवियर को बढ़ाएगा। हाँ, अगर पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट बिहेवियर को वक्ती तौर पे कम करती है, लेकिन बाद में वो बिहेवियर इंक्रीज होता ही होता है। इसलिए पनिशमेंट को डिस्करेज किया जाता है ABA थेरेपी में। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझ में आ गया कि जब भी बिहेवियर को इंक्रीज करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पॉजिटिव कर दें, ठीक है। जब भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर को देंगे तो वो इंक्रीज ही होगा, नो मैटर कि वो डिज़ायर बिहेवियर है या अनडिज़ायर बिहेवियर है। जब भी कुछ बिहेवियर में ऐड ऑन करेंगे तो बिहेवियर इंक्रीज होगा ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये नहीं है कोई पनिशमेंट देना या नेगेटिव मीनिंग में ले जाना। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कुछ भी माइनस कर देना, रिमूवल ऑफ एनीथिंग, कुछ भी माइनस कर देना जो कि बिहेवियर को बाद में डिक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, वो ऐसे 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 पेंसिल टेबल पे मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है। पास बाबा बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो मारी जा रहा है, पेंसिल मारी जा रहा है। अब ये एक अनडिज़ायर बिहेवियर है। बाबा ने क्या किया, उसको कुछ भी नहीं किया, आई कांटेक्ट भी नहीं दिया, उससे पेंसिल पकड़ के साइड पे रख दी। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जो पेंसिल है वो ले ली गई, उसको रिमूव कर दिया गया, बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चे ने अटेंशन लेनी है या बच्चे को कोई काम है तो वो कोई और मेथड यूज़ करेगा, ये वाला मेथड बार बार टैप 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 वाला मेथड यूज़ नहीं करेगा। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ने बिहेवियर को डिक्रीज किया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की एक पॉजिटिव एग्जांपल से भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा हो जाए। एक बच्चा है, वो बहुत ही पोलाइटली आके मदर के शोल्डर को टैप करता है और कहता है मामा मामा, लेकिन मामा उसको इग्नोर करके चली जाती है। जब भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दिया जाता है तो बिहेवियर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे बिहेवियर था सॉफ्टली पोलाइटली मामा को बुलाना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चे को मामा को बुलाना है तो वो ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि ये वाला तरीका वर्क नहीं कर रहा, तो ये अल्टीमेटली बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ABA थेरेपी, ये तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ये तो बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये फॉलो करना बहुत आसान नहीं होते। याद रखें, मैंने आपसे शुरू में कहा है, मैं ABA थेरेपी का बहुत छोटा सा मिनी सा वर्जन आपको बता रही हूँ, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ये ABA थेरेपी के आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ABA थेरेपी वर्क करती है, वरना ABA थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ABA थेरेपी सिर्फ ऑटिज़म पे ही वर्क नहीं करती, बल्कि ABA थेरेपी हमारी डेली लिविंग पे भी वर्क करती है। जिस भी बिहेवियर को आप डिक्रीज़ करना चाहते हो उसका कॉन्सिक्वेंस वो नेगेटिव कर दोगे तो बिहेवियर डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव कर दोगे तो वो बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में प्रेज भी हो सकता है, किसी भी तरह का कॉन्सिक्वेंस, रिवॉर्ड हो सकता है, रीइंफोर्समेंट हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरह का पॉजिटिव जो है वो आप कॉन्सिक्वेंस ऐड ऑन कर दोगे
करोगे तो बिहेवियर इंक्रीज होगा। तो जिस भी डिज़ायर बिहेवियर को आप इंक्रीज करना चाहते हो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पॉजिटिव कर दो इन एनी फॉर्म, एडिबल कर लो, टेंजिबल कर लो, फ्रेज, सोशल, किसी भी फॉर्म में कर लो, वो बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स आप किसी भी सिचुएशन को छोड़ के भी चले जाते हो, उसको इग्नोर करते हो, मीन्स वो बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। अभी मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो ये कोर बेसिस हैं जिस पे ABA जो है वो वर्क करती है। एक बच्चे का जो बिहेवियर है वो ओवरनाइट नहीं चेंज होता, ठीक है। उसके लिए बहुत ही परसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। परसिस्टेंट प्रैक्टिस और टाइम दिया जाए ना तो फिर बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी ABA थेरेपी के कोर बेसिस। थी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी 3 टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके ABA थेरेपी इफेक्टिवली ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करती है। तो जो सबसे पहली टेक्निक है वो है ब्रेकिंग स्किल्स डाउन। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो है रीइंफोर्समेंट। उसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो है प्रैक्टिस। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में इंटरलिंक करती हैं। अभी मैं आपको इसका 1 बाय 1 डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले बात आ जाती है ब्रेकिंग स्किल्स डाउन। जब भी हमने बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सिखानी है तो उस वाली स्किल्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, अगर आपने दौड़ना है ना तो ज़रूरी है कि आपको चलना आना चाहिए। अगर आपने चलना है ना तो ज़रूरी है कि आपको क्रॉल करना आना चाहिए। अगर आपने क्रॉल करना है ना तो ज़रूरी है कि आपको बैठना आना चाहिए। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छे हैं, मास्टर हैं, परफेक्ट हैं। एग्जाम्पल, कोई बंदा कुकिंग बहुत ही अच्छी करता है या कोई बंदा ड्राइव बहुत ही अच्छी करता है। क्या उसको कुकिंग करना या ड्राइव करना एकदम से आ गया है? उसको कुकिंग और ड्राइव करना एकदम से नहीं आया। उसके लिए सबसे पहले किसी ने उसको छोटे छोटे स्टेप्स सिखाए हैं। किसी ने उसको सब्ज़ी काटना सिखाया होगा, किसी ने उसको अप्रिशिएट किया होगा, उसके छोटे छोटे स्टेप्स सिखाए होंगे, तब जाके उसको वो इस लेवल पे पहुंची है या उसको बहुत ही अच्छी कुकिंग करनी आई है। तो हर कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो होती है वो एक ही दफ़ा में नहीं आ जाती, उसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके वो स्किल्स आ जाती हैं। वाली जो टेक्निक है इस पे ABA बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। अब पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है स्पीच का। पेरेंट्स आके पूछते हैं कि हमारा बच्चा बोलेगा कब तक। कोई भी स्किल के बारे में वो पूछते हैं कि हमारा बच्चा ये वाली स्किल कब तक करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स एक बात जहन में रखें, वो वाली चीज़ें जो हमारे लिए करना बहुत ही आसान है या टिपिकल बच्चों के लिए करना बहुत ही आसान है, वो बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले के साथ हैं उन लोगों के लिए ये छोटी छोटी स्किल्स करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स स्किल्स के छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं और बच्चों को वो स्किल्स सिखाते हैं। जिस तरह से एक सेंटेंस है, इस सिंपल से सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इरीना टेबल पे खाना खा रही है। इसमें इरीना नाउन है, खाना जो है वो वर्ब है, टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऊपर जो है वो प्रोनाउन है। अब इस एक सेंटेंस में बहुत सी स्किल्स यूज़ हो रही हैं, तो ये एक एक स्किल्स जो है वो बच्चे को सिखानी पड़ती है। अब यहाँ अगर आपने एक बच्चे को एक फ्रेज़ पूरा पढ़ने में मास्टर करना है तो उससे पहले बच्चे को सिंगल वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। सिंगल वर्ड से पहले बच्चे को साउंड्स आनी चाहिए, ठीक है। साउंड से पहले बच्चे को साउंड्स कॉपी करना आना चाहिए। साउंड्स कॉपी करने से पहले बच्चे की अटेंशन होनी चाहिए। अटेंशन से पहले बच्चे की कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह ये सारा जो है साइकिल ये चलता है। तो ये लर्निंग के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप्स में हम बच्चे को सिखाते हैं। अब पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे को कॉम्प्लेक्स स्किल्स आ जाए, जिस तरह लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्ले स्किल है, लेयर स्किल है, डेली लिविंग स्किल्स हैं, प्री एकेडमिक स्किल्स हैं। माना कि ABA जो है वो इस सारी स्किल्स को कवर करता है, लेकिन इन सारी स्किल्स को सिट ऑन करने के लिए प्री रिक्वेस्टिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो कि पहले सिखाई जाती है बेबी स्टेप्स में, ताकि इन जो स्किल्स हैं जो कि हमने कॉम्प्लेक्स स्किल्स बच्चे को सिखानी है उनकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो। वो अब यहाँ पे अपनी ही एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप विलिंग है, यानी कि आपकी कोऑपरेशन है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरी बात, आपकी अटेंशन यहाँ पे है
तो ही आप वीडियो को देख पा रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर आप मेरी टिप्स को कॉपी करते हैं तो उसके लिए आप में इमिटेशन स्किल्स है तो ही आप कॉपी कर पा रहे हैं ना। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो कि हर चीज़ को करने के लिए रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम अप करते हैं फर्स्ट वाली टेक्निक का, ब्रेकिंग स्किल्स डाउन। तो हमने देखा कि जब भी आपने बच्चे को कॉम्प्लेक्स स्किल्स सिखानी है तो उससे पहले बच्चे को प्री रिक्वेस्टिंग स्किल्स आनी चाहिए। आपने स्टेप बैक जाते रहना है, वहाँ पे जाके स्किल को बच्चे को सिखाना है जहाँ पे बच्चा सक्सेसफुली वो स्किल कर ले। जब वो वाली बच्चा स्किल कर लेगा उसके बाद आपने नेक्स्ट लेवल पे बच्चे को लेके शिफ्ट होना है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँ। जब भी आपने बच्चे को कुछ भी स्किल सिखानी है आपने 1-to-1 सेशन में सिखानी है। आपने देखना है इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्शन वाला ना हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। अपने बच्चे को जो भी स्किल सिखानी है ना तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप सिखाना चाह रहे हैं सिटिंग टॉलरेंस, ठीक है। मे बी बच्चा फर्स्ट वाले सेशन में 30 सेकंड के लिए बैठे, नेक्स्ट डे आपने बच्चे को 1 मिनट के लिए बैठाना है, उससे नेक्स्ट डे 1.5 मिनट के लिए बैठाएं, उससे नेक्स्ट डे 2 मिनट्स के लिए बैठाएं। इसी तरह ये वाला टाइम स्पेन बढ़ाते जाए, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इन चीज़ों को कवर कर लेगा। बेबी स्टेप्स में चीज़ों को लेके चलेंगे ना तो आपके लिए भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, आप इजीली स्टेप्स को अचीव कर लेंगे। चाहे उनको जितना भी टाइम लगे आपके जहन में होगा ये वाला स्टेप अचीव होगा तभी मैंने अगले स्टेप पे शिफ्ट होना है। तो रीइंफोर्सर, जब आपने स्किल्स को ब्रेक डाउन कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, वरना जो हमने पहली वाली टेक्निक में पढ़ा ब्रेकिंग स्किल्स डाउन, जो बिल्डिंग ब्लॉक है लर्निंग है, वो सारे ही गिर जाएंगे। तो जो मोटिवेशन होती है ना उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो रीइंफोर्समेंट वो होती है जो कि बच्चे को कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। उस रीइंफोर्समेंट 3 टाइप्स की होती है। टेंजिबल रीइंफोर्समेंट होती है, टेंजिबल रीइंफोर्समेंट होती है जिसको टच करके फील करके बच्चा अच्छा फील करता है। उसमें कोई भी बच्चे का फेवरेट टॉय हो सकता है, हर बच्चे की जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। के लिए वो जो टॉय होता है वो मोटिवेशन होती है, उसको हम अपनी थेरेपीज में या आप भी अपनी थेरेपी में एज अ रिवॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए बच्चे को किसी भी कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा, इसलिए हम उसको एज अ रिवॉर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के लिए टॉय रीइंफोर्सर हो सकता है, किसी बच्चे के लिए बबल रीइंफोर्सर हो सकते हैं। रीइंफोर्सर हर बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है। जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं 8 से 10 साल के, उनके लिए कोई एडिबल, कोई चिप्स का पैकेट, कोई माइलो का पैकेट, वो जो है वो रीइंफोर्सर हो सकता है। उसके बाद दूसरी टाइप का जो रीइंफोर्सर होता है वो है सोशल रीइंफोर्सर। सोशल रीइंफोर्सर इंटरेक्शन वाला रीइंफोर्सर होता है, इसको हम इंटरेक्शन रीइंफोर्सर भी कहते हैं। जैसे कि बच्चे को टिकल कर दिया, बच्चे को सॉन्ग सुना दिया, बच्चे को सोशल अटेंशन दे दी, ठीक है। लेकिन ऑटिज़म में ये होता है कि बच्चे ना सोशल इंटरेक्शन में चूँकि डिफ़िकल्टी फील करते हैं, इसलिए प्राइमरली उनको ये वाला रीइंफोर्सर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम ये करते हैं कि उन इस वाले रीइंफोर्सर को जो टेंजिबल रीइंफोर्सर है उसके साथ पेयर अप करके हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एक एक्टिविटी कर ली है, उसके बाद उसको एक स्लिंकी टॉय जो है उसका रीइंफोर्सर मिला है, उसके साथ हम उसको कह सकते हैं गुड जॉब, वेरी गुड। तो ये सोशल रीइंफोर्सर है, इन दोनों को हम मिक्स करके पेयर करके यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड रीइंफोर्सर है वो है ऑटोमेटिक रीइंफोर्सर। ऑटो है ये वो रीइंफोर्समेंट है जो बच्चे को बार बार करनी ही होती हैं। इससे बच्चा अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री फील करता है, जिस तरह हैंड फ्लैपिंग, जंपिंग, टिप-टो वॉकिंग, ठीक है। इसको करने से बच्चा हैप्पी फील करता है, ठीक है। ये भी बच्चे के लिए रीइंफोर्सर हो सकती हैं। रीइंफोर्सर को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है और आप लोग, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन पूछेंगे कि रीइंफोर्सर हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे के सामने बहुत सी चीज़ें रखें, वहाँ पे वो जिन चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या जिस चीज़ को टच भी करेगा तो वहाँ बच्चा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि बाकी चीज़ों को उसने छोड़ के उस चीज़ की तरफ गया है, तो उसको हम एज अ रिवॉर्ड एज अ रीइंफोर्सर यूज़ कर सकते हैं। रीइंफोर्सर को आप किस तरह से देख सकते हो, किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर बच्चा कोई रीइंफोर्सर ले ही नहीं रहा, उसको कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा, तो तब क्या करना है, तब आप वैरायटी ऐड करोगे, कुछ ना कुछ बच्चे को एक्सपोजर दोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ का, कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ों का आप बच्चे को एक्सपोजर दोगे, उनमें से कुछ भी बच्चे का रीइंफोर्सर हो सकता है,
ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, वो फ़ोन मांग रहा है, लेकिन हम उसको टिकलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी फ़ोन मांगे जा रहा है। तो यहाँ पे उसका रीइंफोर्सर जो है वो फ़ोन है। टिकल करने से यानी कि सोशल रीइंफोर्सर देने से, सोशल इंटरेक्शन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे जो ये सोशल इंटरेक्शन वाला रीइंफोर्सर है ये बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पे उसका जो है रीइंफोर्सर वो है फ़ोन। तो यहाँ पे हम कोई भी डिज़ायर बिहेवियर लेके उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दे देंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को सेशन के लिए बैठाया है, उसके सामने डिफरेंट चीज़ें भी रख दी हैं, लेकिन बच्चा उनमें से किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसने उठ के हैंड फ्लैपिंग शुरू कर दी है, जंपिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जो उसका रीइंफोर्सर है वो है ऑटोमेटिक रीइंफोर्सर। भी आपको इजीली समझ आ गई होगी कि रीइंफोर्सर किस तरह से सिलेक्ट करना है। रीइंफोर्सर हम यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे हमने समझना है कि जो स्किल्स टिपिकल बच्चों को खुद ब खुद ही आ जाती हैं या जो हम बहुत ही इजीली कर लेते हैं, वो ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए उनको सक्सेसफुल फील करवाने के लिए हम उनको रीइंफोर्स करते हैं, हम लीड का फील करवाते हैं। जब बच्चा लीडिंग फील करता है ना, तो वो अपने आप को सक्सेसफुल फील करता है। जब सक्सेसफुल फील करेगा ना, तो वो खुद ब खुद टारगेट्स को दिलचस्पी से करेगा और टारगेट जल्दी ही फुलफिल होंगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि आपने रीइंफोर्सर बच्चे को देना है। अब जब आपने रीइंफोर्सर बच्चे को दे दिया, अब आपने उसको आहिस्ता 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 कम करना है। ये भी एक टेक्निक है कि किस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता रीइंफोर्सर को कम करते हो, और फिर उसी रीइंफोर्सर को आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल और बच्चे को सिखानी है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको रीइंफोर्समेंट किस तरह से यूज़ करनी है वो मैं बता देती हूँ कि जब भी बच्चे का डिज़ायरेबल बिहेवियर आएगा तभी ही आपने बच्चे को रीइंफोर्समेंट देनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले रीइंफोर्समेंट दे दी या दरमियान में रीइंफोर्समेंट दे दी तो ये ब्राइबिंग में आएगा। वो बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो बच्चे का कोई बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, उससे आपके टारगेट जो है वो फुलफिल नहीं होंगे। हम यहाँ पे ये बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा एक दूसरे बच्चे को एक टॉय बहुत ही पसंद है तो मेरे भी बच्चे को ये टॉय पसंद होगा, या एक जो टॉय है वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस है तो मेरे भी बच्चे को वो वाला टॉय बहुत पसंद होगा। ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का पसंद, हर बच्चे का लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपने खुद से देखना है कि बच्चा किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। हम तीसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं जो कि है प्रैक्टिस, जो कि पहली दोनों टेक्निक से इंटरलिंक करती है। हमने पहले बच्चे को सिखाया ब्रेकिंग स्किल्स डाउन, ठीक है, छोटी छोटी स्किल्स बेबी स्टेप्स ले लिए, ठीक है। उसको करने के लिए हमने मोटिवेशन का यूज़ किया, ठीक है, मोटिवेशन था रीइंफोर्समेंट। अब उसको करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अनटिल अनलेस आपने छोटे छोटे गोल बना लिए, आपने छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए, उसके बाद आपने रीइंफोर्समेंट भी दे दी, लेकिन जब तक आप उसको इनफ प्रैक्टिस नहीं दोगे, इनफ टाइम नहीं दोगे तो वो वाला स्किल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगी। यहाँ से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा कभी कभी आई कांटेक्ट देता है या कभी कभी बाबा बाबा मामा मामा बोलता है। इनमें स्किल्स हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होती है एस्टैब्लिश स्किल और एक होती है इमर्जिंग स्किल्स, ठीक है। जो बच्चा कभी कभार करता है ना वो बच्चे की इमर्जिंग स्किल्स होती हैं। जो बच्चे में बहुत ज़्यादा पक्की स्किल हो गई होती है ना, जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम करता है, वो होता है एस्टैब्लिश स्किल। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कभी कभी आपको आई कॉन्टैक्ट दे देता है या कभी कभी मामा बाबा बोल देता है या कभी भी ई की साउंड निकाल देता है, तो वो है इमर्जिंग स्किल्स, क्योंकि वो कभी कभी करता है दिन के थोड़े टाइम के लिए या वीक के थोड़े टाइम के लिए। तो वो जो हैंड फ्लैपिंग करता है या जंपिंग करता है वो दिन के बहुत ज़्यादा हिस्से में करता है। तो जो चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी वो एस्टैब्लिश्ड जो है वो स्किल होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक छोटा पौधा होता है, ठीक है, वो बहुत ही नाजुक सा होता है, ठीक है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, तो वो भी बड़ा होता है, ठीक। जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उसकी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो एक फर्म ट्री बन जाता है जिसको कोई भी फिर हिला नहीं पाता, ठीक है। तो इस तरह ये जो छोटा पौधा है ना वो इमर्जिंग स्किल्स है, ठीक है, और जो बड़ा दरख्त है ना वो एस्टैब्लिश स्किल है, ठीक है। तो इसलिए जो इमर्जिंग स्किल्स होती है ना उनको इनफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब उनको इनफ प्रैक्टिस दे दी जाती है ना तो वो एस्टैब्लिश स्किल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो प्रैक्टिस का पर्पस होता है ना वो ये होता है कि जो हमारी इमर्जिंग स्किल्स है ना बच्चे में आ रही हैं उसको एस्टैब्लिश करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि हमने बच्चे को कितनी प्रैक्टिस करवानी है। देखें, दिन के 12 घंटे बच्चा सोता है और 12 घंटे वो उठता है।
12 घंटों में से जब वो उठ जाता है ना, तो 3-4 घंटे खाने पीने के निकालें, टॉयलेट ट्रेनिंग के निकालें, उसके बाद 7 से 8 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, 7 से 8 घंटे में आप अगर बच्चे को 5 घंटे भी बच्चे को कोई भी स्किल सिखाने में लगाएं तो बच्चा वो वाली स्किल सीख पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट ही उस स्किल को सिखाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर मुश्किल है कि बच्चा कोई भी स्किल सीख पाएगा। ठीक हो गया, तो फिर इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका थेरेपिस्ट कितना ही अच्छा है, आपकी थेरेपी सेंटर कितना ही अच्छा है। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं ना बच्चे को दी, तो फिर बच्चा वो स्किल सीखने में काफ़ी देर लगाएगा। अब इसका हिसाब इस एग्जांपल से लगा लें, एक बच्चा जो कि वीक के 30 आवर्स स्पीच थेरेपी करता है या उसकी स्पीच को स्टिमुलेट किया जाता है, उस बच्चे से तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा ना। जिस बच्चे को वीक में सिर्फ 2 घंटे उसकी स्पीच पे काम किया जाता है, उससे वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा। सारा साइकिल है, ये सारा एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। इनफ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपने देखना है कि आपका बच्चा दिन के 12 घंटे में क्या कर रहा है। वो खेल रहा है, वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर में इन्वॉल्व है, या वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। तो बच्चा जो भी चीज़ ज़्यादा करेगा ना, तो वो उसकी एस्टैब्लिश स्किल बन जाएगी, वो उसकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसको चेंज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो बच्चे बिहेवियर शो कर रहे होते हैं ना, तो उनको उन बिहेवियर करने का ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है। ठीक है, इसलिए वो बिहेवियर इतने पक्के हो जाते हैं ना कि उनको बाद में चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब बिहेवियर चेंज नहीं ना होता, तो फिर कोई भी स्किल सिखाना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि अगर स्किल सिखाना के दरमियान में बिहेवियर आ रहा है ना, तो फिर स्किल सिखाना ना एक अजाब बन जाता है। ठीक हो गया, तो ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा 3 की टेक्निक्स ऑफ ABA। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा ब्रेकिंग स्किल्स डाउन, उसके बाद हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ा, उसके बाद हमने प्रैक्टिस पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले स्किल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेना है, उसके बाद हमने उसको पेयर करना है रीइंफोर्समेंट से, उसके बाद हमने उसको इनफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करनी है ताकि वो एक एस्टैब्लिश स्किल बन जाए। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई भी स्किल हमने बच्चे को सिखानी है ना, तो किस तरह से सिखानी है। ये वाले जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, ये आप अप्लाई कर लो ना ड्यूरिंग सेशन, घर में एक्टिविटी करते हुए बच्चे पे अप्लाई कर लो, तो आप घर में रह के बच्चे का ट्रीटमेंट बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझा दूं कि ABA की जो टेक्निक्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।